हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में, जिसमें हम आपको कक्षा 10 की गणित बता रहे हैं। जिसमें हम आपको आज स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 3, जिसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। जैसा कि यहाँ लिख देते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन पेयर इन टू वेरिएबल। मतलब पेयर का मतलब जोड़ा या युग्म, यानी दो रहेंगे, एक नहीं दो रहेंगे। जब कोई चीज, जैसे आप चप्पल या जूता पहनते हो तो कभी भी आपका पैर तो दो रहता है, जोड़ी में रहता है। तो इसको यानी आप कहीं भी चीज जो एक ही चीज दो मिल जाए तो उसको हम जोड़ा या युग्म बोलते हैं। तो मतलब हमारे पास समीकरण ऐसा मिलने वाला है जो दो रहेगा और रैखिक समीकरण रहेगा। और वो कितने चर का रहेगा? चर उसमें जो एक्स वाई आप बोलते हो, वो जानते हो कि चर करते हैं, तो चर भी दो रहेंगे, उसमें दो चर रहेंगे। तो ध्यान, जैसा कि चैप्टर का नाम में ही रैखिक से क्या बनता है आपको बता चुके हैं ऑलरेडी से। जैसे रैखिक बहुपद पढ़े थे या रैखिक समीकरण यहाँ बोल दे रहे हैं, तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या होगा? रैखिक समीकरण का मतलब होगा जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। मतलब चर पर घात कितना लगा हो? एक लगा हो। और एक जब कोई संख्या पर घात लगता है तो उसको अक्सर हम इनविजिबल कर देते हैं, यानी छुपा देते हैं, नहीं भी लिखते हैं। तो वो संख्या, जैसे हमारे पास 5 है तो 5 के ऊपर कोई घात नहीं लगा हुआ है, तब भी हम क्या मानते हैं इस पर कि एक घात लगा हुआ है। चाहे आप एक घात लिखिए चाहे ना लिखिए, वो आपका मान ही जाता है कि भाई हर संख्या पर एक घात है। हाँ, अगर किसी संख्या पर दो घात रहेगी तो उसको दिखाना जरूरी है, लेकिन एक घात को आप दिखा नहीं सकते हो। मतलब चाहे दिखाओ चाहे ना दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हमारे पास अगर यक्स कहीं पर है, ओनली यक्स, और यक्स पर मैं घात 1 दूं, चाहे यक्स ओनली यक्स लिख दूं, कोई घात ना दूं, तब भी उस पर क्या माना जाएगा? एक घात माना जाएगा। तो अब हमें समझना ही है कि हमारा जो समीकरण रहेगा वो पहले कितने चर का रहेगा? दो चर का रहेगा। रैखिक समीकरण का मतलब जिसमें अधिकतम घात एक हो। एक होने का मतलब होगा कि उसमें चर रहेगा लेकिन उस पर घात नहीं लिखा रहेगा, कोई घात आपको दिखाई नहीं देगा। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लिख दिए 5x + 2y = 3। अब ये आपका एक समीकरण है। समीकरण की पहचान क्या है? बीच में बराबर होना चाहिए। जैसे तराजू से कोई चीज तौलते हैं तो दो पलटे होते हैं, दोनों तरफ बराबर होता है, तो वही तो समीकरण बताता ही है कि दोनों तरफ का बराबर चीज है, यानी दोनों तरफ जो वैल्यू है, यानी इधर का पक्ष इधर वाले के बराबर है, तराजू की तरह। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना है कि इसमें जो चर है, चर पर अधिकतम घात हमने कहा एक होना चाहिए। तो ये दो चरों का हो गया और अधिकतम घात एक है, मतलब इस पर एक ऐसे दिखा भी सकते हो, एक घात दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाना चाहोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये हो गया, तो यही पढ़ना है। अब बात करते हैं कि इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका कंटेंट क्या उठने वाला है, क्या ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो पहले आपको ग्राफिकल तरीके से देखिए, आप क्लास 8 में भी अगर सरकारी बुक से आप पढ़े होंगे तो आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म ऑलरेडी से उसमें मिला हुआ है। एक चैप्टर ऑलरेडी से है जिसमें आप लोगों को दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल आपको प्रतिस्थापन विधि से और एक विलोपन विधि से बता दिया गया होगा वहां पर। हालांकि जो जानते हैं वो जानते होंगे कि ये विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। और एक और होता है विधि आपका वज्र गुणनखंड विधि, जिसको सारणिक तरीके से हल किया जाता है। ये तीसरा विधि अब खास करके इलिमिनेट किया गया है, यानी गायब कर दिया गया है। आपका मतलब हल करने का जो तरीका है, ये आपको कक्षा पहले पुराने किताब में अगर हम लोग जैसे पढ़ते थे तो हम लोग को वज्र गुणनखंड विधि से भी ये विधि को पढ़ना पड़ता था और उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा तो लगाना पड़ता था। लेकिन आज के सिलेबस में ध्यान से देखेंगे तो ये अक्सर कटा रहता है। मतलब इस
विधि से आपको सवाल हल करने को नहीं मिलता। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस विधि को अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो हम बता देंगे भाई आपको। लेकिन हाँ, ये दो विधि खास करके ये ध्यान दीजिएगा, ये दो विधि तो आएंगे ही आएंगे आपको आपके मतलब क्वेश्चन पेपर में, या कह सकते हो आपके बोर्ड के एग्जाम में ये दो विधि मिलेंगे। लेकिन ये विधि पढ़ने से पहले आपके किताब में क्या दिया है, कक्षा 10 के न्यू बुक में ग्राफिकल विधि से, यानी ग्राफ की विधि से आपको हल करना, ग्राफ की विधि से हल करना कि क्वेश्चन कोई मतलब दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो वो ग्राफ की विधि से आप हल करिए। और हल करने के साथ साथ वो कुछ उसके जो ज्योमेट्री फॉर्म होंगे, ज्योमेट्री फॉर्म का मतलब होगा कि उसका जब मतलब कोई ना कोई भी समीकरण होता है तो उसको आप एक रेखा, क्योंकि इसका नाम जब रैखिक बनता है तो मतलब एक कोई रेखा को व्यक्त करेगा, किसी रेखा को व्यक्त, कोई भी, जैसे ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है तो ये भी आपको एक रेखा देगी, यानी एक रेखा पर ये प्रदर्शित होगा। तो एक अगर एक समीकरण है, सुनिए ध्यान से समझिएगा, अगर एक समीकरण है तो एक समीकरण भी कोई ना कोई रेखा देगा, एक रेखा देगा, किसी भी दिशा में हो सकती है, ऐसे वैसे किसी भी दिशा में एक दिशा होगी। और एक दूसरा भी कोई, जैसे हम लिख दिए 3x + 9y = 7, तो ये भी कोई ना कोई रेखा होगा। ध्यान से देखिए, ये दूसरी रेखा होगी, ये रेखा फर्स्ट होगी तो ये रेखा सेकंड होगी। तो दोनों रेखाएं होंगी, तो दोनों रेखाएं अगर आप एक तल में दो रेखाएं खींचते हो, ध्यान से देखिएगा, एक तल में दो रेखाएं खींचते हो तो आपका वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि वो दोनों समांतर हो, यानी एक रेखा ऐसे पर गई है तो दूसरा रेखा एकदम इसके जस्ट उसी दिशा में चला जाए, तो इसी को कहते हैं समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पास, यानी ये जब रैखिक समीकरण युग्म मिलता है तो वो समांतर हो सकता है। तो आपको खास करके क्वेश्चन में पूछेगा कि इनमें कौन सी रेखाएं यानी दो समीकरण दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि इनकी रेखाएं क्या समांतर हैं, तो समांतर होगा तो उसके लिए एक नियम बताया जाएगा अभी। और क्या हो सकता है, यानी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, यानी काटने वाली, इसी को प्रतिच्छेदी, ये समांतर हो गया, समांतर, और या प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी को ही क्या कहते हैं, काटने वाली, या एक दूसरे को काटने वाली, एक दूसरे को काटने वाली, यानी वैसे कहते हैं को काटने वाली, यानी ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटे वही प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हो सकती है। एक और आपके बुक में दिया है इस समय, जिसको आप थोड़ा समझेंगे, जिसको हम संपाती कहते हैं। संपाती का मतलब होता है कि एक रेखा, मान लीजिए ये मैं कह दूं ए बी है, ए बी, और मैं एक रेखा मान लीजिए यहां से कहीं से एक नया बिंदु करके कर दिया कि यार यहां से सी और इधर कहीं डी है और इसी डायरेक्शन पर है, इसी सी और डी है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहां से बस 4 बिंदु भले बन गए, लेकिन मैं कहूं कि इसमें एक रेखा पहले जो था वो था क्या, ए बी एक रेखा था, ए बी रेखा था, और एक रेखा नया, मैं इसी रेखा को मैं सी डी भी कह सकता हूं। तो ये दो नाम तो दो ठो बन गए, लेकिन रेखा है कौन, रेखा है तो एक ही ना, यानी ये दोनों कहीं ना कहीं सेम है, इक्वल है, या कह सकते हो समान एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो नाम अलग अलग हो, नाम अलग अलग हो, और लेकिन उनका जो दिशा हो, या कह सकते हो प्रदर्शित करने वाला जो रेखा हो वो एक ही हो, समान हो, एक ही हो, तो इसको अद्वितीय रेखा बोलते हैं। अद्वितीय रेखा, अद्वितीय रेखा, या इसको रेखा होगा अद्वितीय रेखा। और इसको आपके बुक में संपाती, संपाती नाम दिया हुआ है, संपाती रेखाएं, यानी दो ऐसी रेखाएं होंगी, यानी उनके समीकरण दो ऐसे दिया रहेंगे कि जिसको आपको संपाती, संपाती का प्रूव करने का मतलब होगा कि वो एक ही, जब उसका ग्राफिकल खींचेंगे तो वो दो अलग अलग रेखाएं रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा कि यार दो अलग अलग दिशाओं में कहीं हैं, वो एक ही रेखा को व्यक्त करेगा। तो ऐसी रेखाएं को हम क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। तो आपको इसी पर खास करके ध्यान दीजिएगा। आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपका 4 टॉपिक क्लियर करता है, जिस पर क्वेश्चन आपको बनेंगे। पहला हम चारों टॉपिक आराम से लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा। वो क्या क्या होगा,
अभी ये विलोपन प्रतिस्थापन विधि आपके अगले एक्सरसाइज में पहले आपका ग्राफिकल विधि से हल ही मिलेगा, तो ये इरेज कर देते हैं और ये नोट कर लीजिएगा कि रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। रैखिक समीकरण का मतलब जिस पर चर की अधिकतम घात 1 हो, ये है, और इसके नाम में ही सारा चीज छुपा हुआ है। अब हम टॉपिक पर आते हैं जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करेगा। तो पहले आएगा, पहला टॉपिक है आपका ग्राफी विधि से, ग्राफी विधि से मतलब दो समीकरण हैं, तो एक कह सकते हो समीकरणों का हल, शॉर्टकट में बोल दें तो समीकरणों का हल, ये पहला टॉपिक। दूसरा आपका टॉपिक रहेगा इसमें कि रेखा कैसी है, यानी रेखा के, यानी दूसरा कह सकते हो रेखा की रेखा के प्रकार के लिए ऐसे कह सकते हैं प्रतिबंध, ठीक है। ये तो पहला प्रतिबंध क्या होगा, पहला जब रेखा समांतर हो, जब रेखाएं, यानी ये ध्यान दीजिएगा, रेखाएं जब बोल रहे हैं तो यानी हमारे पास दो रेखाएं होता है तभी तो बहुवचन में हो जाती है। तो यहाँ रेखाएं लिखा है तो मतलब ऐसा मत समझना कि 4-5 रेखाएं हैं, अरे दो ही रेखाएं, दो रेखाओं की बात हो रही है जिनको आपको पढ़ना है। कोई भी दो रेखाएं हमेशा मिलेगी आपको। तो जब रेखाएं कैसी हो, समांतर हो। दूसरा टॉपिक मिलेगा वही जैसा कि बताया प्रतिच्छेदी, जब रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी का मतलब काटने वाली, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली, टच करने वाली, कहीं ना कहीं जरूर छुएंगी। समांतर रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी मिलती ही नहीं है, कभी एक दूसरे को छूते ही नहीं है, आप जानते हो। तीसरा, जब रेखाएं क्या हो, समपाती हो, यानी समपाती होने का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे पर ही ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे पर ही। जैसे मैं एक मार्कर है, मार्कर के ऊपर ही मार्कर इसे छुपा दूं तो इसका मतलब है कि जितना चीज है इस पर उतना चीज इस पर ही तो आ गया, एकदम सट गया ना। ऐसे कर दूं तो मैं, दो मार्कर है, हालांकि दिख रहा है दो मार्कर को मैं मिला दूं, ऐसे दिखाऊं तो आपको ये पीछे वाला ना दिखकर पूरा लगेगा कि यार एक ही मार्कर है, मतलब एक ही पर आ गया। तो वैसे ही रेखाएं भी एक ही पर आ जाए तो उसी को संपाती कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। तो ये संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाएं का मतलब एक और दूसरे का हर एक बिंदु, यानी एक रेखा का हर एक बिंदु दूसरे रेखा पर ओवरलैप करेगा, या कह सकते हो एक रेखा का सभी बिंदु दूसरे पर अपने आप आ जाएगा, तो उसी को होता है संपाती। तो अब बात करते हैं कि इनका हल, ये चीज आपको पढ़ना है, मतलब यही पहले क्या, ग्राफी विधि से हल। इसमें 3 टॉपिक, जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, जब रेखाएं संपाती हो। अब ये में पहले हम करते हैं ग्राफी विधि से हल जान जाएंगे तो इससे क्या मिलता है, क्या क्वेश्चन बनेगा, ये भी मैं बता दूंगा। अभी कुछ और लिखना है इसके आगे। जब रेखाएं समांतर हों तो आपके हल क्या होता है, दोनों रेखाओं के हल नहीं मिलते, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो एक अद्वितीय हल मिलता है, जब रेखाएं संपाती हो तो अनंत हल मिलते हैं। लेकिन ये क्यों मिलते हैं, किस कारण से मिलते हैं, ये मैं अभी अगले स्टेप में बताने वाला हूं, जो कि समझिएगा। अब इरेज करके इसको हम आगे बताते हैं। पहले हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे कि ग्राफी विधि से हल क्या है। ग्राफी विधि से हल क्या है भाई, एक मिनट, चलिए रेड पेन से ही चल नहीं रहा है तो रेड पेन से ही चलाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भाई क्या कर रहा है ग्राफी विधि से हल। तो ग्राफी विधि में आपका क्या होगा कि दो समीकरण तो आपको दिए रहेंगे। मान लीजिए हम दो समीकरण कोई भी अपने से बना लिए, एक दे दिए आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 7,
ठीक है, एक समीकरण दे दिए। अब दूसरा एक और समीकरण दे दिए, मान लीजिए 3x माइनस 3y इक्वल टू 3x माइनस 3y इक्वल टू आपका हो गया 3 ही हो गया। चलिए अब बताइए इसको हम कैसे हल करें। तो आप विलोपन विधि से हल करेंगे तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। विलोपन विधि में डायरेक्ट इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ने पर ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे। लेकिन हमें विलोपन विधि, क्योंकि हमें ये विधि अभी यूज ही नहीं करनी है, तो हम इसको इरेज करते हैं। पहले हम समझते हैं ग्राफी विधि। ग्राफी विधि में आपको करना क्या होगा कि कोई, मैंने कहा जैसा कि ये भी कोई रेखा को व्यक्त करेगा। तो आप बहुपद वाले में आपको बताए थे, बहुपद वाले में क्या था कि कोई बहुपद जैसे 2x + 5 था, बताए थे आपको 2x + 5। अब हम इसी को क्या मान रहे थे कि ये पूरा बहुपद ही y है। क्या है, ये पूरा बहुपद ही y है। तो अपने आप जैसे ही बहुपद को y मान ले रहे थे, ये खुद में अपने आप में क्या था, एक समीकरण बन जा रहा था। और जब ये समीकरण बन जा रहा था तो इसको ग्राफिकल में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐसे बनाकर y की दिशा में x और y का मान एक रखते थे, यानी x का मान रखते थे तो y का कोई ना कोई मान आता था, या y का मान कुछ रखोगे तो x का मान कोई आएगा और उनसे कोई बिंदु मिलेगा, उससे कोई बिंदु मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है, इधर 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 कहीं भी। तो यानी x का मान आप कुछ भी रखते हो तो उसके आधार पर y का मान आ जाता है, तो वही एक बिंदु बन जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, अब फिर उसके बाद अगला x का मान वो दूसरा थोड़ा चेंज करके, मतलब एक x का मान मैं 5 रख दूं और x का मान फिर से 2 रख दूं, तो x के मान 5 के लिए y का मान कुछ और आएगा और x के मान 2 के लिए y का मान कुछ और आएगा। तो ध्यान दीजिए हर एक x के मान के लिए y का मान एक डिफरेंट आएगा कि नहीं, तो वो अपने आप में एक बिंदु होती है। यानी x का मान माने तो y का मान मान लो कुछ आ गया, 7 आया, कुछ आया, 2 आ सकता है, आई डोंट नो। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ मान आएगा, समझिए, मतलब यहाँ भाई कोई मान आएगा और एक यहां भी कोई ना कोई मान आएगा, और ये जो मान आएगा यही तो दो बिंदु बनाएंगे। और ध्यान दीजिए कि कभी भी दो बिंदुओं से ही, तो नोट करिएगा पॉइंट, दो बिंदुओं से एक रेखा क्या होती है, एक रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब है कि हमें करना क्या है, इस पूरे पॉइंट में हमें किसी न किसी तरह से इस रेखा से भी दो बिंदु निकालनी है, यानी एक्स वाई के रूप में, और इस रेखा से भी दो बिंदु निकालनी है। अगर हम ये दोनों रेखाओं से दो अलग अलग बिंदु निकालें तो उसके बाद उनको मिला दे, उन दोनों बिंदुओं को, मतलब दो बिंदु निकाल रहे हैं और उनको मिलाएं, तो दोनों से एक एक रेखा खींची जा सकती है, नहीं बिल्कुल खींची जा सकती है। तो आप बस वही रखना है। अब ध्यान दीजिएगा कि हम रख कैसे रखे हैं। तो मैंने कहा कि आपको करना क्या है, बहुत आसान है भाई। हम एक ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचने से पहले एक डब्बा बना लो, जैसा कि बुक में भी आप देखेंगे। तो हल करने के लिए इसको पहले एक डब्बा ऐसे बना रहेगा, छोटा सा, बीच में ऐसे काट सकते हो और यहां पर लिख दो x, यहां पर लिख दो y। अब इसमें एक में आप क्या करने के, पहले समीकरण में x का मान कुछ रख दो, यहां लिख दो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 के अनुसार मतलब समीकरण नंबर 1 के अनुसार x का मान आप कुछ रखो, एक मान कुछ भी। मैंने कहा आपका x का मान 1 रखने का मन है 1 रखो, x का मान 0 रखने का मन है 0 रखो, जो मन है वो रख सकते हो। तो मैं यहां पर आपको रख रहा हूं x का मान लीजिए 1 रख रहा हूं, 1। चलिए दशमलव में आएगा, कुछ आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। y का मान देख लेते हैं कितना आता है। अब x का मान हम 1 रखने पर y का मान क्या आएगा भाई, तो ध्यान दीजिएगा। तो x का मान 1 रखे हैं, तो x अगर पूरे में x इस तरफ रखें तो क्या होगा, पहले 3y उधर जाएगा, यानी हमारा ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले ये हाँ,
y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, पहले उधर जाएगा, x का मान इसमें ऑलरेडी से हम 3 ले रखे हैं तो 2x उधर जाएगा तो हो जाएगा 7 माइनस 2x, और यहाँ 3 गुणा कर रहा है तो ये अपॉन y अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसी पर हम सोचे कि x का मान 1 रखने तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 1 का में यहाँ पर, यानी अगले स्टेप में क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू 2 इंटू 1, आई एम सॉरी 7 माइनस यहाँ रहेगा 7 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3, और 7 में से 2 घटा कितना हो गया 5/2, 5/2 को आप कहते हैं 2.5, आई एम सॉरी नीचे यार कहाँ लिख रहे हैं, इसके नीचे रहेगा 2.5 आया। यानी जब हम x का मान कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं तो इसका मान आ रहा है कितना 2.5। चलिए कोई बात नहीं, अगला हम x का मान चेंज करके देखते हैं, x का मान 2 रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। चलो x का मान हम 2 रख लेते हैं, तो x का मान 2 रखने पर y का मान वही रखिए भाई, फिर से 7 माइनस 3 इतना आई एम सॉरी 2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब हमें x का मान कितना, x का मान 1 ना रखकर जो 1 रखे हैं वो 1 ना कर, क्योंकि अब हम 2 बना चुके हैं, यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन कितना 3। अब घटाइए भाई 7 माइनस कितना हो जाएगा 4, 7 माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल टू कितना 3/3, और काटेंगे तो आएगा 1। यानी जब हम 2 रखे हैं कितना x का मान 2 रखे तो ये आ गया 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है आपको। अब हम दूसरा समीकरण उठाएंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, अब उधर थोड़ा जगह छोड़ दे रहे हैं। समीकरण नंबर 2 के अनुसार 2 के अनुसार क्या हो जाएगा, तो यहां भी डब्बा बना लो, छोटा सा डब्बा बना लेते हैं, और ये क्या करते हैं एक्स वाई लिख देते हैं, क्योंकि इसमें भी तो एक्स वाई है, चर तो यही है ना एक्स वाई। हाँ, अब हम इसमें एक्स का मान चेंज करके एकदम एग्जैक्ट वही रखना है तो वही रखो, नहीं रखना है तो कुछ और रख कर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो भाई हम क्या करते हैं एक्स का मान चलो 0 रख लेते हैं, एक्स का मान 0 रख लो, देखो क्या होता है। तो पहले हम वाई का टर्म बना लेते हैं, एक्स का मान फ्रीली रखना है, वाई का मान, तो पहले वाई उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब सोचो कि ये कैसा है 3x माइनस वाई 3y इक्वल टू कितना है 3, यही है। अब हम क्या करेंगे, तो 3y को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 3, और ये माइनस उधर गया प्लस हो जाएगा प्लस 3y। अब हम क्या करेंगे y इस 3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 3y। अब हम y को अगर इधर अकेले रहने देंगे तो 3 आएगा तो इधर टोटल क्या अपॉन हो जाएगा, यानी 3x माइनस 3/3 इक्वल टू y। बस यही, यानी हमें यहां पर मिला, या तो इसी को ऐसे उधर y रहे चाहे इधर रहे, बस y इक्वल टू हो गया 3x माइनस 3/3। ध्यान दीजिएगा यही वैल्यू हुआ, इसी पर रखना है आपको y का मान। x का मान आप मैंने कहा कुछ भी रखो, अपनी मर्जी से जैसा रखना चाहो वो रख दो। चलो x का मान में 0 रखना हो, x का मान 0, तो सोचो यहां पर क्या हो जाएगा, अपने आप कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 3/3। अब 3 इंटू 0 करो तो कितना आएगा 0 ही आएगा। अब 0 माइनस 3 को 0 माइनस 3 को माइनस 3 ही तो बोलते हैं, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये आगे हो गया आपका -3 अपॉन फिर से 3, और काटेंगे तो आएगा -1। अब ध्यान दीजिएगा, यानी 0 रखने पर ये -1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, चलो यहां पर हम इसको एक और खाना रख देते हैं, अब 1 रख देते हैं, x का मान 1 रखो, x का मान 1 रखो तो कितना हो जाएगा, x का मान 1 रखो तो कितना हो जाएगा भाई आपका, हाँ अगर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन कितना 3, और 3 इंटू 1 करते हो तो आएगा 3 माइनस 3 अपॉन 3, यानी 0/3, और 0/3 को इरेज कर देते हैं नीचे वाला। ध्यान दीजिएगा नीचे वाला पूरा कैलकुलेशन ऑलरेडी से कर चुके हैं। हाँ ये 0 आ गया, यानी जब हम x का मान 1 रखे तो y का मान कितना है 0 आ गया। बस इतना ही काफी है आपको, यानी आपको 2 बिंदु मिल गए भाई, इससे मिल गया आपका x y, ठीक है, एक्स वाई फॉर्म में क्या मिल गया आपका, ये मिल गया आपका
हाँ, जब 1 रखे थे तो कितना 1 से 2.5 आया y का मान, और जब हम एक्स वाई का मान कितना रखें, ये अगला चेंज करके 2 रखे तो आ गया 2 से 1 मिला y का मान। तो यही दो बिंदु मिल गए ना, बस उसी को रिप्रेजेंट करना है। मतलब हम यहाँ ग्राफ अपना खींचेंगे तो ग्राफ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको बोलते हैं यक्स अक्ष। यक्स अक्ष में इधर यक्स डैश और इधर वाई डैश। आप जानते हो इधर पॉजिटिव चलता है, इधर ऊपर पॉजिटिव चलता है, इधर निगेटिव और नीचे भी निगेटिव होता है। यही है। अब ध्यान दीजिएगा, वैल्यू रखना है इसमें। पहले ध्यान दीजिएगा निगेटिव मान बस कहां पर आया है, एक जगह है, यहां पर आपका, यहां पर था कितना -3/3 करके तब हुआ था -1, बस, और कहीं नहीं निगेटिव है, मतलब सब प्लस दिशा में। तो क्या करना है आपका, पहला जब हम x का मान 1 रखे हैं, यानी यहां से बनाए 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहां से 1 2 3 4, चलिए काफी है, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5 6, और इधर -1 -2, काफी है, इधर -1 -2, ठीक है, काफी है। अब हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हर एक बिंदु को, जो जिससे आया है। इससे आया आपका कितना 1 और 2.5 आया है आंसर, 2.5 रहेगा। 2.5, तो जब x का मान 1 है तो 2.5 ऊपर जाओ भाई, तो 2.5 आपका बीच में मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ ये पॉइंट, यानी x की तरफ 1 और y की तरफ 2.5, तो यहाँ हो गया ना, x की तरफ 1 और y की तरफ 2.5, यही बिंदु आपको रिप्रेजेंट हो गया यहाँ, ठीक है। ये पहला बिंदु। अब इसके बाद दूसरा बिंदु क्या है भाई, 2, जब हम x का मान 2 लिए तो y का मान 1, तो ध्यान दीजिएगा ये डॉट 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 यहां तक लाओ, ये ऐसे लाओ, यहाँ जब बिंदु मिलेगा, यहाँ जो बिंदु मिलेगा वो हो जाएगा आपका कितना 2,1, यही हुआ। अब इससे खींचता हुआ, इससे बनाता हुआ एक रेखा खींच सकते हो नहीं। अब इससे बनाता हुआ अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या बनेगा, एक रेखा बन जाएगा। इसको और आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे बढ़ा देंगे ऐसे बनेगा। यानी इन बिंदुओं से, जिन बिंदुओं से बनाते हुए तो रेखा बना। अब यही रेखा ध्यान से देखिए, इसको कहीं भी आप लिख सकते हो कि ये किससे आया है। ये जो रेखा आया है ये आया फर्स्ट वाले से, यानी कितना, यही रेखा है आपका 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7। अब दूसरा रेखा कहाँ है भाई, तो दूसरा रेखा आपके यहां से मिल जाएगी, यहां से दूसरा रेखा, क्योंकि यहां भी दो बिंदु मिल गए हैं। यहां से मिला है आपका x से 0 पर -1 मिला है, यानी यहां से बिंदु हम ब्रैकेट में शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका x = 0 y = -1, यानी 0 -1 मिला है। अब वो कहाँ है भाई, तो x का मतलब 0, यानी x की तरफ एक भी मत जाओ, x की तरफ मत जाओ, बस y की तरफ जाओ, और y की तरफ कितना जाओ, -1 जाओ। तो -1 कहाँ है भाई, यहाँ पर है। x की तरफ ना इधर ना उधर, तभी तो 0 होगा। तो यहाँ यही खुद ये -1 जहां है वहीं पर ये कहलाता है 0, -1, यानी यही बिंदु मिल गया। तो पहला बिंदु ये है। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे, इधर लिख देते हैं, यही है 0, -1। थोड़ा साफ दिखना चाहिए ना, चलो और बढ़िया से दिखे। ये -1 था, ये बिंदु हो गया आपका 0, -1, ठीक है। अरे यार बड़ा दिक्कत हो रहा है ये बनाने में। 0, -1, ठीक है, अब दिख रहा है। अब दूसरा बिंदु कहाँ है भाई, तो दूसरा बिंदु जब हम x का मान 1 रखे हैं, x का मान 1, तो y का मान 0 है, यानी दूसरा बिंदु आपका हो जाएगा x का मान 1 रखने पर, यानी इससे मिलेगा आपका x का मान 1 और y का मान 0। तो भाई x का मान 1 इधर है और y का मान 0, मतलब y की तरफ ना ऊपर ना नीचे, तो दूसरा बिंदु आपका यहाँ है, यही है। अब इन दोनों से, यानी इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो, ये आगे बढ़ाओ, ये आगे बढ़ाओ, तो ध्यान दो। तो अगला ये बिंदु कहाँ मिल गया, ये रेखा है, यही रेखा जो सामने जा रही है, ये रेखा है आपका ये वाली, ये दूसरे से आया ना, कितना 3x - 3y = 3, अगला रेखा यहाँ है।
अब ध्यान दो कि यहाँ पर किस बिंदु पर मिली है, यहाँ पर मिली है। यानी अगला जब हम x का मान 2 रखे हैं और y का मान कितना 1, तो उसी बिंदु पर ये कट रही है। क्या ये यहाँ पर भी वास्तव में वो, यानी x का मान 2 रखने पर और 1 रखने पर ये बराबर जो आ रहा है वैल्यू, क्या इसमें भी आएगा? तो चलो एक और वैल्यू अपने से पूरा चलो रख कर देखते हैं। x का मान 2 रखो तो भाई यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू कितना 3 गुणे 2 माइनस 3/3। अब देख लो कितना आता है, तो यहाँ 3 गुना 6 माइनस 3/3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/3। और हाँ सही बात है, यह कितना आ गया 1 और यानी यहाँ भी आ गया 1। तो ऐसा वैल्यू, अब यही ग्राफी विधि से हल अगर पूछा, देखिए आपके क्वेश्चन में केवल कई प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछता है कि कोई दो रेखा दे देगा, दो समीकरण दे देगा और कहेगा बस इसका ग्राफीय निरूपण दिखाइए। हल नहीं पूछेगा, बस कहेगा ग्राफीय निरूपण दिखाइए, इसका ग्राफीय निरूपण बनेगा कैसे। तो भाई ग्राफीय निरूपण के लिए आपको हल नहीं चाहिए। हल क्या होता है पहले ध्यान दीजिएगा। हल उभयनिष्ठ, जो जब हल पूछता है तो ऐसा मान यानी ऐसा मान नहीं, चर का ऐसा मान, या कहते हो, या यहाँ दो चर है ना, तो दोनों ऐसे कर सकते हो, चरों का ऐसा मान, चरों का ऐसा मान या वैल्यू कह सकते हो, वैल्यू जो दिए गए दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे या उसी कहते हो दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो, दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो। ये बहुत नोट पॉइंट करने वाली बात है। यानी जब समीकरण का हल बोलता है, समीकरण का हल यहां लिख दे रहे हैं, समीकरण का हल ध्यान दीजिएगा। यानी समीकरण का हल पूछे तो चरों का ऐसा मान जो दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करे, यानी दोनों समीकरण, यानी जितने भी समीकरण दिए रहे हैं उन सबको संतुष्ट करे, तो दो ही समीकरण दिया रहेगा, दोनों में संतुष्ट करे, या उसी को कहते हैं दोनों का उभयनिष्ठ मान हो। मतलब इसमें और इसमें कौन सा ऐसा मान है जो दोनों में उभयनिष्ठ है भाई, यानी दोनों के लिए अवेलेबल है। तो सीधी बात है, कह सकते हो सर ये 2 और 1 मान, x का मान 2 रखने पर और x का मान 1 रखने पर वो जो वैल्यू है वही चीज अगले वाले समीकरण में भी कितना 2, x का मान 2 रखने पर और y का मान मतलब 1 आता है, सेम आता है, बराबर आता है, सेम चीज है, उभयनिष्ठ है। तो इसी को कहते हैं समीकरण का हल। यानी अगर हम पूछे कि इस समीकरण में का हल क्या है, तो कह सकते हो वह बिंदु जो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों को संतुष्ट करता है। तो यानी इस समीकरण का हल क्या होगा, यहाँ बस एक लाइन में लिख सकते हो, यहाँ पूरा हल है, बस एक अब प्रूफ हो गया। जैसे यहाँ समीकरण का हल, समीकरण या कह सकते हो समीकरणों का हल, दो समीकरण है ना, तो समीकरणों लिख सकते हो। समीकरणों का हल कितना है, x बराबर कितना 2 और y इक्वल टू कितना है 1। यानी यही हल है भाई, यही हल है। यानी ऐसा मान जो दोनों समीकरणों के लिए अवेलेबल हो। तो ये पूछता है, तो मतलब आपके पास इसमें मैंने कहा 2 टाइप क्वेश्चन होंगे आपके। जब पूछेगा क्या कि समीकरण का ग्राफी विधि से हल करिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा मान जानबूझकर देखिए, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि भाई ग्राफी विधि से आपसे वैसे तो आप एकदम बराबर वाला वैल्यू रखिए चाहे ना रखिए, ग्राफ अपने आप ऐसी जगह काटेगा जहां पर वो दोनों वैल्यू बराबर होते हैं। अपने आप ग्राफ ऐसी जगह काटेगा जहां पर दोनों वैल्यू बराबर होते हैं, क्योंकि उसी का हल है। हल का मतलब ये उभयनिष्ठ बिंदु, यानी दोनों को लिए हो, यानी इस समीकरण के लिए भी हो, इस समीकरण के लिए हो, तो सीधी बात है कटान बिंदु ही तो होगा।
कटान बिंदु ही तो होगा, क्योंकि कटान बिंदु पर ही तो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जो इस समीकरण के लिए होता है, इस समीकरण के लिए भी होता है। यानी वह मान जो इसके लिए भी हो, इसके लिए हो, वही उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा। तो देख लो कोई पर अपने आप ये ग्राफ जैसे ही आप हम वैसे तो जब हम ए वैल्यू निकाले थे तो ए वैल्यू नहीं निकाले थे, तभी हम ग्राफ खींच दिए थे इन्हीं दोनों से, लेकिन कटा कहाँ जाकर, इसी पर तो कटा ना। तो ये है हल। तो आपके पास समीकरण के हल इस टाइप से निकालते हैं ग्राफ की विधि से। अब बात करते हैं यहाँ पर समांतर के लिए। तो समांतर के लिए लॉजिक बहुत सिंपल है। अब ध्यान दीजिएगा, बस एक लाइन, आज हम एक्सरसाइज तो स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम बेसिक चीजें सिर्फ आपको कुछ टाइम में बता दे रहे हैं, और उस चीज को नोट करिएगा कि समांतर के लिए क्या आएगा। तो ये इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार पॉज करके अपना क्वेश्चन कर लीजिएगा, इस टाइप के अगर क्वेश्चन करता है तब। अब बात करते हैं भाई कि क्या जब रेखाएं समांतर हो, तो देखो पहले हम समझते हैं कि इस हमने कहा कि दो समीकरण, जैसा कि चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो इसका कोई ना कोई ऐसा रूप होता होगा जिससे आप सभी समीकरणों को ला सकते हो, तो उसी को कहते हैं व्यापक समीकरण। तो यहाँ पर व्यापक समीकरण की बात करें तो व्यापक समीकरण, ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं समीकरण रूप। तो आपके पास दो समीकरण है, तो दो समीकरण में जैसे अभी हम लिखे थे कितना, जैसे हम लिख दिए 3x + 5y - 2 = 7, कितना लिख दिए, -2 = 0, चलो, या हाँ = 0। अगर हम लिख दिए अगला 7y या 7x - 3y = -8। चलिए अब बताइए, ये दो समीकरण है, ये दो समीकरणों को मैं समझूं तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं इस रूप से मैच करेंगे। व्यापक समीकरण रूप क्या होता है, क्योंकि इसके x के गुणांक और y के गुणांक इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो वही यानी गुणांक ही तो चेंज हुए रहते हैं, गुणांक चेंज हुए रहते हैं। और हाँ, इसका अचर देखो -2 है, इसका अचर अलग है, -8 है, हालांकि इधर ले आएंगे तो +8 हो जाएगा। तो आपके पास क्या चीज अलग है, तो वही चीज आपका, लेकिन दोनों में x y तो रहेगा ही रहेगा ना। तो इसीलिए व्यापक समीकरण जब लिखते हैं तो व्यापक समीकरण रूप में a1x, ऐसे पहले समीकरण को a1x + b1y + c1 = 0, ये रूप देते हैं पहला। और दूसरा यानी पहला समीकरण होगा जो ये पहला समीकरण, प्रथम समीकरण। और द्वितीय समीकरण क्या होगा, द्वितीय समीकरण ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। अब कहोगे सर क्या ये दोनों समीकरण जो दिए गए हैं वो इस पर फॉलो होता है, तो बिल्कुल फॉलो होता है। कैसे भाई, देखो 3x यानी a1 की जगह आपका 3 लग रहा है और b1 की जगह 5 लग रहा है। और कहोगे c1 तो प्लस है सर, माइनस है, तो इसको आप थोड़ा सा चेंज ऐसे नहीं कर सकते हो, कितना 3x + 5y प्लस फिर ब्रैकेट में लगाकर -2 लिख सकते हो। यानी अब c1 की जगह क्या दिख रहा है आपको, यानी इस समीकरण के अनुसार आपको अगर इससे मैच करेंगे तो ये a1 की जगह क्या दिख रहा है, a1 = आपको 3 दिख रहा है, और b1 की जगह कितना दिख रहा है भाई, आपको 5 दिख रहा है। और c1 की जगह अब कहना कि सर माइनस है, तो माइनस, देखो यहाँ पर जब प्लस लगाए तो प्लस से ही तुलना करेंगे ना, प्लस के बाद क्या है -2 है, तो ये -2, c1 = हो जाएगा -2। अब इसकी तुलना कैसे करोगे, इससे सेकंड वाले से, तो ध्यान दो पहले इसको इधर लाते हैं, तो कितना हो जाएगा 7x, और प्लस माइनस है ना, तो इसको प्लस लगाकर फिर -3y, ठीक है, या -3 ऐसे लिख सकते हैं, -3 ब्रैकेट में -3 फिर y, फिर कितना, ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +8 = 0। अब पूरा मिलाएंगे तो इससे आपको क्या दिखेगा, ये इस वाले से भी लिखेगा आपको a2 = कितना 7, b2 = कितना दिखेगा -3, क्योंकि माइनस में है तो -3 दिखेगा, और c2 = क्या दिखेगा, तो आपको प्लस में है तो प्लस में ही दिखेगा 8। तो यही, तो यानी आपके पास कहीं ना कहीं गुणांक और अचर पद
A1 B1 B2 के रूप में आपको मिल जाते हैं। आपका अब क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर मैंने कहा पहले आप गुणांक को समझिए, गुणांक समझ लिए तो बस इन्हीं गुणांकों के आधार पर ये सब कि जब रेखाएं समांतर हो या प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो, आपके बुक में दिया हुआ है एक फॉर्मूला या कह सकते हो एक संबंध दिया है कि जब रेखाएं संपाती हो तो क्या क्या संबंध दिखाती हैं, सॉरी या जब रेखाएं समांतर हो तो क्या संबंध, तो ये हम लिख देते हैं, फिर इसको समझाएंगे भी कि ये किस तरीके से फॉलो होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। हालांकि जब हम आपको विलोपन विधि बता देंगे और विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि, तो उससे भी मैच करके दिखाएंगे कि हाँ ये क्यों ऐसा ही हुआ। आपको अगले एक्सरसाइज में पहले लिख लो कि जब समांतर हो तब उसके लिए क्या संबंध आता है। तो देखिए यहाँ फिर से एक बार, जब रेखाएं समांतर हो तो इसके लिए क्या आता है संबंध, इन्हीं गुणांकों में। तो गुणांकों में संबंध क्या आता है, यहां लिख दे रहे ऊपर, गुणांकों में संबंध, तो हमेशा संबंध लिखेंगे यहाँ। तो गुणांकों में कैसा संबंध होगा आपका, यानी इसका अनुपात जो रहेगा, अनुपात यानी A1/A2 बराबर होगा, देखेंगे कब, जब समांतर हो तब B1/B2 के इक्वल रहेगा, ठीक है। और लेकिन हाँ लास्ट वाला चीज बराबर नहीं रहेगा, यानी C1/C2 जब अनुपात करेंगे तो वो बराबर कभी नहीं आएगा। C1/C2 यानी आपके पास तीनों चीज निकालना होगा, यानी गुणांकों का अनुपात, कभी भी दो समीकरण दिया रहे, आपको करना क्या है, दोनों समीकरण में ये अनुपात निकालने हैं, उनके गुणांकों के अनुपात निकालने हैं, और अनुपात निकाल कर चेक करना होगा क्या सभी इसमें ये फर्स्ट वाले बराबर हैं, अगर और लास्ट वाला यानी अचर पद का भी अचर पदों का भी आपको अनुपात निकालना है, और उसको चेक करना है कहीं इनके बराबर है कि नहीं बराबर है, तुरंत समझ जाइए कि ये समांतर वाला संबंध है। जब रेखाएं क्या हो भाई, प्रतिच्छेदी हो, तो क्या होता है इसका, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जब रेखाएं समांतर होती है तो इनका कोई हल नहीं मिलता। हल क्यों नहीं मिलता भाई, अब भी मैंने बताया कि समांतर रेखाएं तो एक दूसरे को कभी टच ही नहीं करती, टच ही नहीं करती, छूती ही नहीं। और मैंने कहा हल वो होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु हो, यानी कहीं ना कहीं छुआ होना चाहिए, कहीं ना कहीं मिला होना। जैसे मैं उंगली को मिलाया तब तो मिला ना, अब मैं उंगली को ऐसे रख दूं, समांतर एक दूसरे कर दूं, कभी मिलेगा? मैं कितना भी बढ़ा दूं ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके, मैं उंगली अगर समांतर करूंगा तो वो एक दूसरे को नहीं मिलेगी। वैसे रेखाएं अगर समांतर रहेंगी तो मिलेंगी नहीं, तो इनका कोई हल नहीं होता, यानी इसमें कोई हल नहीं प्राप्त होता, कोई हल नहीं प्राप्त होता, नहीं प्राप्त होता है। इसे हल, अभी मैंने बताया हल उभयनिष्ठ वाला बिंदु होता है। और जब समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखा तो एक दूसरे को काटती ही नहीं, छूती ही नहीं, इसीलिए इनका कोई हल नहीं मिलता। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, तो प्रतिच्छेदी कभी भी दो रेखाएं ऐसे हों तो कितनी जगह काटेंगी? सिर्फ एक जगह के सिवाय और कहीं काटी नहीं सकती, कितना भी बढ़ा दो। तो मतलब इसके हल कितने मिलेंगे? एक मिलेंगे। इसका पहचान क्या है? इसमें A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 नॉट इक्वल होता है C1/C2, या C1/C2 किसी के बराबर भी हो जाए। ये देखिए ये वाला, इसमें ये वाला पोर्शन नहीं काम करता, मतलब ये फिक्स है, ये दोनों से आप कह सकते हो। ये वाला नहीं भी निकालो C1/C2 तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से बराबर भी आ जाए किसी एक के तो अगले के तो बराबर तो नहीं होगा ना, तो सीधी बात है। तो कहने का मतलब ये C1/C2 से कोई मतलब नहीं था, बस इतने से भी आप कह सकते हो, इन्हीं पोर्शन से, इसी वाले पोर्शन से कह सकते हो कि इसका अद्वितीय, मतलब इसका ऐसे कर सकते हो, या इनका अद्वितीय हल मिलता है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक। ध्यान दीजिएगा, केवल एक, यानी एक के सिवा और कोई हल नहीं प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होता है, हल
प्राप्त होता है। नोट करने वाली बात है। अब इसके बाद है तीसरा है जब रेखाएं कैसी हो भाई, समपाती हो। जब रेखाएं समपाती होती है तो इसमें संबंध क्या होता है, ये गुणांकों में जो संबंध होता है वो होता है a1/a2 इज इक्वल टू होता है बराबर होता है b1/b2 इज इक्वल टू होता है c1/c2। मतलब हर एक में थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखिए इसमें ये वाला चीज नहीं बराबर था किसी इधर, लेकिन ये दोनों बराबर थे। इसमें कोई बराबर नहीं है, क्या कर सकते हो, इतने से बस कर सकते हो। इसमें ये फर्स्ट वाला ही बराबर नहीं है, लास्ट वाले से कोई मतलब ही नहीं है। अब तीसरे वाले में ये सब बराबर रहेंगे तो इनका आप देखे भी थे कि ये सभी यानी एक रेखा उसी रेखा पर ओवरलैप कर रही थी। कह सकते हो एक रेखा की सारी बिंदुएं दूसरी रेखा पर है, तो कह सकते हो इसमें कोई ऐसा बिंदु छूटा ही नहीं जो एक दूसरे को टच नहीं किया, छुआ, सब जगह छुआ। और सब जगह छुआ तो हर एक बिंदु समझ लीजिए अपने आप में एक हल होता है। मैंने कहा जहां भी उभयनिष्ठ बिंदु होगा वहां पर एक हल होगा। और जब इसमें सब बिंदु एक दूसरे को छू रही हैं, टच कर रही हैं, जैसे मैंने कहा ये मार्कर पर रख दिया जाए तो इसके सारे बिंदु मतलब एक दूसरे को टच करेंगे, जो छूने वाले रहेंगे सीधे सीधे में, तो कह सकते हो कि यहाँ पर अनंत क्या होते हैं, यहाँ पर अनंत या अपरिमित रूप से हल मिलते हैं। मतलब इसका आप कह नहीं सकते कि एक ठो होगा हल, दो ठो, अरे नहीं, अनंत हल होंगे। जो जितना एक पर हल होगा पहले समीकरण के हल होगा, वही हल दूसरे के लिए भी होगा। इसके इसीलिए बोलते हैं अनंत रूप से हल, अपरिमित ठीक है, अपरिमित रूप से हल यानी अपरिमित रूप से हल प्राप्त होते हैं। इसी को अनंत कहते हैं, अनंत हल भी कहते हैं। मतलब आप चाहे कभी भी आप जब हल करते हो अगर इस टाइप का आ जाए तो अपरिमित रूप से हल बताओ चाहे अनंत हल बताओ, मतलब एक ही है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो बहुत आसान है, बस एक बार मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अपने से बनाकर, ठीक है। अब समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। हाँ, इसको अच्छे तरीके से हल अगले वीडियो में मिलेगा। पहले आप बस थोड़ा सा, मैं जल्दी में, आपको पास टाइम कम है हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या है, कैसे हल हुआ है। मतलब मैं एक समीकरण बना दिया a 5x + 2y = 7। चलो अपने से लिख दिया। मैं दूसरा दे दिया 3x - 9y = 8। अब मैं इसको इधर लाऊंगा तब क्या मिलेगा, इसके गुणांक ध्यान दीजिएगा। शॉर्टकट में बोले तो इस ऊपर वाले का गुणांक मिलेगा, यानी a1 = मिलेगा आपका 5 और b1 = मिलेगा आपका 2। लेकिन c1 = कहोगे तो या तो 7 रखो, या तो इधर लाना चाहो तो -7 कर दो। इधर सोचो आएगा तो -7 हो जाएगा। अब इसके सोचो, इसके गुणांक क्या होंगे, a2 से निकलेगा, a2 = 3, b2 = कितना है तो माइनस में 9 ले लो, और c2 = कितना मिलेगा, c2 = मिलेगा -8। यही है। अगर a1/a2 का वैल्यू रखा जाए तो क्या है भाई, a1/a2, तो a1 है आपका 5 और a2 कितना है 3, ये वैल्यू आ गया। अब क्या आ गया, तो आपका अगला है b1/b2। तो b1/b2 का वैल्यू को रखोगे तो रख कर देखिए कितना आता है। तो a2 कितना है, b1 कितना है 2 और b2 कितना है -9। अब c1/c2 को भी रखो, c1/c2 तो कितना है -7 -7/-8। देखो मैंने कहा माइनस, वैसे भी वो माइनस कट जाएगा। तो आप इस तरफ भी, मतलब इसके राइट साइड भी आप अनुपात की तो वही आता है, 7/8 आता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ध्यान दीजिएगा, अनुपात c1/c2 जो करते हो, अगर कोई चीज, दो चीजें राइट में है, राइट साइड है सेम, यानी एक राइट में है, राइट हैंड साइड, तो अगला भी राइट हैंड साइड है, तो अनुपात करोगे तो वो बराबर आते हैं। अब तीनों को मैच कर लो भाई। a1/a2 का जो वैल्यू है वो क्या b1/b2 के वैल्यू से बराबर है। ये जो अंकित माना है, अंक में आया है, क्या बराबर है, क्या 5/3 2/-9 बराबर होते हैं। तो देखो एक धनात्मक संख्या हमेशा 0 से बड़ी होती है, एक ऋणात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक माइनस लग गया ना तो ऋणात्मक है, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकती। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है ये वाले को। यानी इसमें बोला जाए कि इसमें कौन सा किसको ये पालन कर रहा है, तो ये a1/a2 नॉट इक्वल
B1/B2 को फॉलो कर रहा है, तो ये जब ये वाला फॉलो करे तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं ये दोनों रेखाएं किसको फॉलो कर रही हैं, इसको फॉलो कर रही हैं। और ये किसको प्रदर्शित करता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, यानी कह सकते हो ये इसमें ये प्रारंभ हो रहा है तो यहां पर कह सकते हो यहां रेखाएं कैसी है, यहां रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। अब बिल्कुल अब इसी तरीके से हम कोई दूसरा एक क्वेश्चन दे दें और जिसमें आप A1/A2 B1/B2 करो और देखो कि उसका वैल्यू अगर बराबर आ गया इसी तरीके से रखने पर, तो समझ जाना कि वहां पर क्या होगा, ये समांतर रेखाएं है। लेकिन हाँ C1/C2 वाला चीज किसी के बराबर ना है तो समझ जाना वहां समांतर रेखाएं हैं। और लास्ट वाला अगर फॉलो कर जाए तो समझ जाना कि क्या है आपका अपरिमित रूप से अनंत। अब इसी के साथ आज का काफी टाइम हो गया है आपके, हालांकि मैंने बेसिक चीजें आपको एकदम अच्छे से एकदम बेसिक तरीके से सारी चीज बता दी हैं। हालांकि थोड़ा चीजें अभी क्वेश्चन एक्सरसाइज के कैसे क्वेश्चन हल होंगे इसके लिए थोड़ा आप वेट करिए, अगले वीडियो में आपको वो हल भी मिलेंगे और जो भी कुछ छूटा उटा है वो आपको बता दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एकदम बेहतरीन तैयारी कराएं। ठीक है, धन्यवाद।